अपने आसपास देखिए, आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सैकड़ों हजारों पैटर्न्स नजर आ जाएंगे। दिन चढ़ा है तो रात भी होगी ही, वीकडे चल रहा है तो वीकेंड भी आएगा ही, गर्मियां चल रही हैं तो कुछ महीने में बारिश और फिर सर्दी भी आएगी ही। ये सब पैटर्न्स रिपीट होते हैं और इसलिए प्रेडिक्टेबल भी होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इनमें से कुछ पैटर्न्स एकदम नियम से रिपीट होते हैं, जैसे कि एक दिन में 24 घंटे ही रहेंगे, एक हफ्ते में 7 दिन ही रहते हैं। तो कुछ और पैटर्न्स थोड़े से इररेगुलर हो सकते हैं। जैसे कि मुंबई की बात करें तो मुंबई में मॉनसून सीजन में किसी साल जून में 14 दिन बारिश आती है, तो किसी साल 16 दिन, तो कभी 17 दिन। पर इस केस में भी हम ये काफी श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि मुंबई में लगभग 4 महीने का मॉनसून रहता है, जो जून में शुरू होता है, जुलाई में बढ़ते बढ़ते पीक हो जाता है, अगस्त में उस पीक से कम होने लगता है और सितंबर में लगभग खत्म हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल सहगल और आज के इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। नहीं, मौसम पे नहीं, पैटर्न्स पे, या फिर जिनको हम इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की भाषा में साइकिल्स भी बोलते हैं। तो क्या होती हैं ये साइकिल्स और ये होती ही क्यों है? देखिए, आम भाषा में बोलें तो कोई भी चीज जो रिपीट होती है वो एक साइकिल कही जा सकती है, और उसके रिपीट होने में एक सीरीज ऑफ इवेंट्स का हाथ होता है। स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस साइकिल्स। देखिए, दुनिया की हर इकोनॉमी में लगभग हर बिजनेस इस साइकिल से कम एक बार गुजरता ही है, और ज्यादातर बिजनेसेस ऐसी मल्टीपल साइकिल से गुजरते हैं। तो आइए इस साइकिल के पैटर्न पे जूम इन करते हैं। हर कंपनी की शुरुआती सालों में एक तरह से उसके स्टार्टअप ईयर्स में वो एक एक्सपेंशनरी फेज देखती है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होती है, और इनफैक्ट ग्रोथ रेट साल दर साल बढ़ भी सकता है। जैसे कि पहले साल में 25% ग्रोथ हुई, तो दूसरे साल में 40% ग्रोथ हुई। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ रीजंस कंपनी स्पेसिफिक रीजंस होते हैं और कुछ कंपनी स्पेसिफिक नहीं होते। कंपनी स्पेसिफिक रीजंस जैसे कि कंपनी का प्रोडक्ट आज की मार्केट में कितना रेलेवेंट है, उसकी डिमांड कैसे ग्रो कर रही है, उस मार्केट में कंपटीशन कितना है, कंपनी की मैनेजमेंट कितनी कैपेबल है, वगैरह वगैरह। लेकिन किसी बिजनेस की ग्रोथ में केवल यही फैक्टर्स नहीं मैटर करते। मान लीजिए कि आप एक नई कंपनी के फाउंडर हैं और आपका लॉन्ग टर्म गोल है इस कंपनी को ग्रो करके एक आईपीओ लेवल तक पहुंचाना। आपका प्रोडक्ट रेलेवेंट है, पोजीशनिंग सही है और प्राइसिंग भी जस्टिफाइड है, तो यू वुड थिंक दैट यू हैव द राइट टू विन, राइट? नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी तो बहुत सारे फैक्टर्स बीच में आने हैं, जैसे कि जिस कंट्री में आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो देश अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के किस फेज में चल रहा है, उस देश में लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, आप जो ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं उसको फ्यूल करने के लिए आपको कैपिटल अवेलेबल होगा भी कि नहीं, और होगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सस्टेनेबल होगी या नहीं। जब तक आप ग्रोथ के लिए कैपिटल जुटा पाएंगे तब तक कोई बड़ा कंपेटिटर तो मार्केट कैप्चर नहीं कर लेगा। और ये सब ठीक से हो भी गया तो जब आप इस कंपनी को आईपीओ करने की सोच रहे हैं तब इन्वेस्टर सेंटिमेंट कैसे होंगे? ऑल स्टार्स हैव टू अलाइन टू मेक अ सक्सेसफुल कंपनी सक्सेसफुल। अब हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि भाई ये सब ज्ञान लेके मुझे क्या करना, मैं कोई फाउंडर थोड़ी ना हूँ, मैं तो रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मुझे कंपनी बनानी है चलानी थोड़ी है, मुझे तो अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके उनमें इन्वेस्ट करके अपना कैपिटल ग्रो करना है, मुझे इस सब से क्या मतलब? बिल्कुल मतलब होना चाहिए। हाँ, मान लिया कि आप अपनी कंपनी खड़ी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कंपनीज में हिस्सेदारी तो खरीद रहे हैं, तो ये एक्सटर्नैलिटीज जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, लिक्विडिटी वगैरह वगैरह आपकी इन्वेस्टेड कंपनीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। और मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी इन्वेस्टेड कंपनीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपके खुद के कैपिटल को डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं, विच मीन्स कि आपकी वेल्थ भी इन सब एक्सटर्नैलिटीज की गुलाम है। तो भाई, जब इतनी सारी एक्सटर्नैलिटीज हैं तो क्या करें? सब कुछ लक पे छोड़ दें क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसका जवाब देने के लिए वी हैव टू गो बैक टू द ओरिजिनल डिस्कशन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज बिजनेस साइकिल्स। आप में से जिन लोगों को मार्केट्स में कुछ टाइम हो चुका है उन्होंने ये जरूर देखा होगा कि नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग विद निफ्टी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ सेक्टर्स हमेशा ब्रॉडर इंडेक्स को आउट परफॉर्म करते हैं और कुछ अंडर परफॉर्म। ऐसे भी बहुत दिन होंगे जब निफ्टी तो 200 पॉइंट गिर जाता है, लेकिन बैंक स्टॉक्स फॉर एग्जांपल 3, 4, 5% ग्रो करते हैं। और इसका उल्टा भी होता है कि निफ्टी तो चढ़ रहा है लेकिन कोई सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स इंट्राडे पे लॉस पे क्लोज हुए हैं। और इसीलिए शायद आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी कभी जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं उसी समय उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, या फिर आपके बेचते ही स्टॉक बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा साधा जवाब आपको बहुत सारे फाइनेंस यूट्यूबर्स ये देंगे कि जो सेक्टर चढ़ रहा है दैट इज इन फेवर, और जो सेक्टर्स गिर रहे हैं दे आर आउट ऑफ फेवर। ये बड़ा सरफेस लेवल का जवाब है और हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता।
अच्छा, कुछ यूट्यूबर्स एक लेवल आगे का भी जवाब देते हैं कि भाई वाई इज अ पर्टिकुलर सेक्टर इन फेवर दीज डेज। उसका वो जवाब ये देते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, द बिग मनी मैनेजर्स, उनका पैसा इस सेक्टर में फ्लो कर रहा है, इसलिए ये सेक्टर ग्रो कर रहा है। और क्योंकि टोटल कैपिटल लिमिटेड है, तो किसी सेक्टर में कैश इनफ्लो करने का मतलब कि किसी और सेक्टर से कैश आउटफ्लो हो रहा है, और इसी कारण उस सेक्टर्स के स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे हैं। ये जवाब तो कुछ हद तक सही है, बट दिस इज जस्ट फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग एंड इट डज नॉट गिव द फुल पिक्चर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगेन, इट डज नॉट हेल्प अस इन आवर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। भाई जो सेक्टर ऑलरेडी इन फेवर चल रहा है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इस सेक्टर के अप ट्रेंड को पंप कर चुके हैं, उसके स्टॉक्स तो ऑलरेडी इतने बढ़ चुके होंगे कि नाउ देयर इजंट मच रूम फॉर फर्दर ग्रोथ, जिससे आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स अबव एवरेज रिटर्न कमा सकें। या यूं कहें कि द सेक्टर इज राइट बट द टाइमिंग इज नॉट राइट। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में टाइमिंग वर्ड का यूज करते हैं, तो बहुत से लोग, स्पेशली वॉरेन बफेट स्टाइल इन्वेस्टर्स जो बाय एंड होल्ड में विश्वास करते हैं, वो लोग कहते हैं कि टाइमिंग डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज यू इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज। मतलब अगर आपने कंपनी सिलेक्शन अच्छा किया है और आप लंबे समय तक किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने एंट्री किस पॉइंट पे ली है। अगर कंपनी अच्छी है तो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर यू सी रिटर्न्स फ्रॉम इट्स स्टॉक। इस फिलॉसफी के इन्वेस्टर्स का ये मानना होता है कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। देखिए, पर्सनली मुझे इस इन्वेस्टमेंट स्टाइल से कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया में, कोई स्टाइल किसी को सूट करता है तो कोई किसी को। ऑल स्टाइल्स आर नॉट मेड फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इज नॉट मेड फॉर ऑल स्टाइल्स। ऐसी बाय एंड होल्ड इन्वेस्टमेंट स्टाइल के अपने फायदे हैं। जैसे कि अगर किसी के पास स्टॉक मार्केट को देने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, तो बाय एंड होल्ड इज कंसिडर्ड एज अ सेफर पैसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल, स्पेशली अगर आप एसआईपीज के थ्रू रेगुलरली ऐड करते हैं। पर इस सिक्के के भी दो पहलू हैं, बिकॉज ऑन द फ्लिप साइड, अगर आप किसी स्टॉक में हर टाइम पीरियड में और हर प्राइस लेवल पे बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी लगाएंगे, तो कंपनी बहुत अच्छी कर भी गई तो भी आपको मोस्ट लाइकली एवरेज रिटर्न्स ही मिलेंगे ओवर लॉन्गर टर्म। इस इन्वेस्टमेंट स्टाइल का दूसरा ड्रॉबैक ये है कि ये ज्यादातर लार्ज कैप कंपनीज में ही अप्लाई किया जा सकता है, जो स्मॉल और मिड कैप कंपनीज के मुकाबले ज्यादा स्टेबल और रिलायबल होती हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि कंसिस्टेंटली अबव एवरेज रिटर्न्स के लिए कंसिस्टेंटली अबव एवरेज रिस्क लेना जरूरी होता है। वन ऑफ केसेस में तो लार्ज कैप स्टॉक्स भी मल्टीबैगर बन सकते हैं, बट कंसिस्टेंटली इज द की वर्ड हेयर। और स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स जिनमें आपको अल्फा जनरेट करने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उन कंपनीज की परफॉर्मेंस लार्ज कैप कंपनीज की जितनी स्टेबल और रिलायबल नहीं होती। Again, I'm talking about averages and not one-offs or exceptions. ये buy at any time and at any price philosophy वाले इन्वेस्टर्स कुछ लार्ज कैप कंपनीज के एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कि अगर किसी ने एयरटेल का स्टॉक उसके 2002 के आईपीओ प्राइस पे 45 रुपए में खरीदा होता, तो पहले 5 साल में ही उसका कैपिटल लगभग 40 गुना हो गया होता। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बात। लेकिन इसमें दो बातें छुपी हुई हैं। पहली बात तो ये कि 2002 में एयरटेल लार्ज कैप स्टॉक था ही नहीं, और दूसरी, उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह कि अगर किसी इंसान ने इस आईपीओ इन्वेस्टर से 2007 में एयरटेल का स्टॉक खरीदा होता, उस इंसान को 12 साल से भी ज्यादा लग जाते इस स्टॉक से एक भी रुपया कमाने में। तो वन ऑफ एग्जांपल्स आर्गुमेंट के दोनों साइड से दिए जा सकते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि बाय एट एनी टाइम स्ट्रैटेजी के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने यूज केसेस हैं और अपनी टारगेट ऑडियंस है। लेकिन इस वीडियो में मैं एक सिक्लिकल इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करने वाला हूं, जिसमें टाइमिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टाइमिंग ऑफ बाइंग एज वेल एज सेलिंग स्टॉक्स। तो क्या होती है सिक्लिकल इन्वेस्टमेंट? देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कैसे अगर आप सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग करेंगे तो आप केवल शायद ये बता सकें कि इस समय कौन से सेक्टर्स चल रहे हैं। हमने ये तो समझ लिया कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्यादातर ऐसे होता है कि कुछ सेक्टर्स के स्टॉक्स ऊपर चढ़ रहे होते हैं और कुछ के नीचे गिर रहे होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे मूव कर रहा होता है, एंड दिस पैटर्न टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। पर हमने अभी तक ये नहीं समझा कि ऐसा होता ही क्यों है। भाई, अगर इंडियन इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है तो सारे सेक्टर्स के शेयर्स ही लगातार बढ़ते रहने चाहिए, राइट? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल, जिसका शॉर्ट एंड स्वीट जवाब है कि हाँ, सभी सेक्टर्स अगर आप देखें तो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते ही हैं। आप कोई भी सेक्टोरल इंडेक्स का चार्ट उठा के देख लो, सब डायरेक्शनली ऊपर की ही तरफ गए हैं ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम।
लेकिन सभी सेक्टर्स की अपवर्ड जर्नी में कुछ स्लो डाउन के पीरियड रहते हैं जिनको हम करेक्शन भी कहते हैं। और क्योंकि ये करेक्शंस ओवर मल्टीपल ईयर्स बार बार रिपीट होती हैं, हम इनको साइकिल्स भी बोल सकते हैं। चलिए बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स के पिछले 10-12 साल के इस चार्ट पे नजर मारते हैं। इसमें जनरल डायरेक्शन तो आपको अपवर्ड्स ही नजर आएगी, लेकिन विद इन दिस अपवर्ड जर्नी ये इंडेक्स कई बार गिरी है बिफोर गोइंग बैक अप। चलिए अब इस दूसरे चार्ट को देखिए। ये वही पिछले वाला चार्ट है बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स का, लेकिन इसमें मैंने आपके लिए अलग अलग साइकिल्स में डिमार्केशन करी है। इसमें पहला रेड सेगमेंट 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद के डिक्लाइन का ट्रफ फेज था। दूसरा जो सेगमेंट है ग्रीन वाला, वो एक्सपेंशन या ग्रोथ फेज था, which reached a peak in 2018 followed by a contraction या correction over the next 4 years until COVID। और उसके बाद का जो ग्रीन सेगमेंट है वो पोस्ट कोविड रिकवरी से अब तक चल रहा है। इन सब के रीजंस को हम और डिटेल में थोड़ी देर में समझेंगे, पर उससे पहले समझिए कि जब आप किसी शेयर प्राइस चार्ट में या ऐसे किसी इंडेक्स के चार्ट में उतार चढ़ाव देखते हैं, उस साइकिल को आप इन्वेस्टर सेंटिमेंट साइकिल बोल सकते हैं। देखिए शेयर प्राइस अल्टीमेटली किस चीज पर डिपेंड करता है, उस स्टॉक की डिमांड सप्लाई के डायनामिक्स पे। डिमांड अगर सप्लाई से ज्यादा है तो प्राइस ऊपर जाएगा, और डिमांड अगर सप्लाई से कम है तो प्राइस नीचे जाएगा। लेकिन एक सक्सेसफुल सिक्लिकल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग करनी पड़ेगी और इन्वेस्टर सेंटिमेंट साइकिल से आगे बढ़कर उसके रीजंस को समझना पड़ेगा। देखिए इस सब की शुरुआत होती है इकोनॉमिक साइकिल से। अब इकोनॉमी का सबसे कॉमन इंडिकेटर है जीडीपी ग्रोथ रेट। अब जीडीपी ग्रोथ मतलब हमारी इकोनॉमी में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, जो कि किस पे डिपेंड करता है, इन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड पे। और डिमांड बढ़ेगी तो चीजों का दाम बढ़ेगा, जिसको हम इन्फ्लेशन भी कहते हैं। अब एक तरफ इस बढ़ती हुई डिमांड को फुलफिल करने के लिए बिजनेसेस अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और दूसरी तरफ बढ़ते हुए दामों को या इन्फ्लेशन को एक्सेसिवली बढ़ने से रोकने के लिए गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन बढ़ाने से सप्लाई बढ़ेगी और प्राइसेस घटने शुरू होंगे, और साथ ही साथ दूसरी ओर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जनता की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी और डिमांड घटेगी, जिससे भी प्राइसेस घटने शुरू होंगे। अब जब तक डिमांड और प्राइसेस बढ़ रहे थे तब तक बिजनेसेस की सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही थी, और जब डिमांड और प्राइसेस घटने शुरू हो जाएंगे तो बिजनेसेस की सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी भी घटने लगेगी। इस सब के साथ साथ बढ़ती हुई डिमांड में जो बिजनेसेस के कैपेसिटी एक्सपेंशन और केपेक्स प्लान्स बन रहे थे, वो घटती हुई डिमांड और प्राइसेस को देख के घटना शुरू हो जाएंगे। इस सब के बीच में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से केवल डिमांड साइड पे ही असर नहीं पड़ा, बल्कि बिजनेसेस की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी कम हुई। कम इंटरेस्ट रेट्स मतलब हायर लिक्विडिटी इन द मार्केट, और ज्यादा इंटरेस्ट रेट मतलब लोअर लिक्विडिटी। इजी इंटरेस्ट रेट्स एनवायरनमेंट में अक्सर थोड़े खराब बिजनेसेस भी ज्यादा डेट उठा लेते हैं, और बढ़ती हुई कंज्यूमर डिमांड को देखते हुए नए बिजनेसेस भी compete करने आने लगते हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक पॉइंट आता है जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जिससे बिजनेसेस के खर्चे बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से भी बिजनेसेस के खर्चे बढ़ने लगते हैं, और इसके साथ ही कंपटीशन बढ़ने लगता है, जो कि बिजनेसेस के मार्जिन कम करने लगता है। और राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स की वजह से डिमांड तो ऑलरेडी कम हो ही रही थी। इस सब के चलते कुछ बिजनेसेस फीजिबल ही नहीं रह जाते, वो ये लोअर मार्जिन और हायर डेट पे सस्टेन ही नहीं कर सकते इन अ लोअर डिमांड एनवायरनमेंट। इनमें से कुछ अनसस्टेनेबल बिजनेसेस बंद हो जाते हैं और कुछ को उनके बड़े राइवल्स एक्वायर कर लेते हैं। अब क्योंकि गिरती हुई डिमांड को मैच करने के लिए प्रोडक्शन भी कम हो रही है, तो जीडीपी की ग्रोथ भी कम होने लगती है। एक पॉइंट आता है जब डिमांड और सप्लाई का सही इक्विलिब्रियम बन जाता है और प्राइसेस एक नॉर्मल लेवल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन गिरती हुई जीडीपी ग्रोथ को देखते हुए सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स कम करने लगते हैं, लिक्विडिटी बढ़ने लगती है जो डिमांड को बूस्ट करने लगती है, जिसके चलते प्राइसेस बढ़ने लगते हैं जो हायर प्रोडक्शन को बूस्ट करने लगते हैं, एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन अंटिल वन थिंग रीचेस इक्विलिब्रियम विद अनदर। और इस सब के बीच में स्टॉक मार्केट में ये सारे ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म की साइकिल रिफ्लेक्ट होती है इन शेयर प्राइसेस। तो अगली बार जब आप किसी शेयर प्राइस चार्ट में ऐसी फ्लक्चुएशंस देखें, तो आई होप आपको ये याद आए कि इट इज अ रिजल्ट ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और हाँ, ये भी याद रखिए कि ये सीरीज ऑफ इवेंट्स जरूरी नहीं कि एक के बाद एक ही हो, ये कई बार साइमल्टेनियसली भी चल रहे होते हैं। खैर, हम वापस आते हैं इस साइकिल के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट्स पे, बिजनेस साइकिल, इन्वेस्टर सेंटिमेंट साइकिल और वैल्यूएशन साइकिल। देखिए, नेचुरली अगर इकोनॉमी ग्रोथ फेज में है और बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं, मतलब कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ रही हैं, तो वैल्यूएशन मल्टीपल्स को मेंटेन करने के लिए
शेयर प्राइसेस को भी बढ़ना होगा। और यही नहीं, ऑप्टिमिज्म में इन्वेस्टर्स हायर वैल्यूएशन भी देने के लिए रेडी हो जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर एक स्टॉक 20 के पी मल्टीपल पे 100 रुपए का चल रहा है, मतलब 5 रुपए का ईपीएस था, अब अगर ग्रोथ फेज में इस कंपनी का ईपीएस बढ़ के 10 रुपए हो जाता है, तो मार्केट इस स्टॉक को 200 रुपए तक ले जा सकती है टू मेंटेन दैट 20 पी मल्टीपल। और इनफैक्ट शेयर प्राइस 200 के भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स की ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस अभी बढ़ रही है। तो हो सकता है कि शेयर प्राइस 250 तक चला जाए, इवन ऑन 10 रुपीज ईपीएस। मतलब अर्निंग्स ग्रोथ के साथ साथ बढ़ते हुए वैल्यूएशन मल्टीपल ने भी इस शेयर प्राइस को ऊपर खींचा। पेसिमिज्म में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। एक तो रिड्यूसिंग अर्निंग से शेयर प्राइस गिरने लगता है, और ऊपर से इन्वेस्टर वैल्यूएशन मल्टीपल्स को ही गिरा देते हैं। काइंड ऑफ अ डबल वैमी ऑन अ शेयर प्राइस। चलिए, अब हमें ये तो समझ आ गया कि इकोनॉमिक साइकिल्स होती हैं जो बिजनेस साइकिल्स को ड्राइव करती हैं, जिससे शेयर प्राइस इंपैक्ट होते हैं। बहुत बढ़िया ज्ञान, पर इस सब ज्ञान को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करें? इन शॉर्ट, हाउ डू आई नो विच सेक्टर्स आर गोइंग टू परफॉर्म नेक्स्ट एंड विच सेक्टर्स टू अवॉइड एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम? बहुत बढ़िया सवाल। चलिए इस टेबल को देखिए। इसमें मैंने आपके लिए पिछले 10-12 सालों में अलग अलग सेक्टर्स की परफॉर्मेंस रैंकिंग करी है, जिसमें टॉप पे उस फाइनेंशियल ईयर का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है और बॉटम पे उस साल का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर, इन टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट रिटर्न्स ऑफ कोर्स। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इस टेबल को देख के ऐसा लगेगा कि सेक्टोरल परफॉर्मेंस बहुत रैंडम होती है, एंड आई वोंट ब्लेम यू फॉर दैट। ये टेबल है ही इतना ज्यादा कलरफुल कि कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। तो चलिए इस टेबल को कॉन्टेक्चुअलाइज करने के लिए इसको अपने वही बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ में रख के देखते हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा, और वो पैटर्न ये है कि स्लो डाउन के पीरियड्स में एफएमसीजी, आईटी और फार्मा जैसे सेक्टर्स सबसे ज्यादा टॉप पे हैं, और एक्सपेंशन के पीरियड्स में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कैपिटल गुड्स और मेटल्स जैसे सेक्टर्स टॉप पे रहते हैं। एंड दिस इज नॉट बाय कोइंसिडेंस। ये तो केवल 10-12 साल का डेटा है। आप चाहे कितना भी पुराना डेटा उठा लीजिए, इनफैक्ट इंडिया ही नहीं, किसी भी बड़ी इकोनॉमी का डेटा उठा के देख लीजिए, आपको यही पैटर्न रिपीट होते दिखेंगे। और इन्हीं पैटर्न्स के बेसिस पे आप अपने सिक्लिकल इन्वेस्टिंग के डिसीजंस को ले सकते हैं। देखिए, इससे पहले जो हमने इकोनॉमिक साइकिल्स और क्रेडिट साइकिल्स के बारे में समझा था, उसका इम्पैक्ट अलग अलग इंडस्ट्रीज पे अलग अलग इंटेंसिटी से होता है। जो कमोडिटी टाइप बिजनेसेस होते हैं, उन पे इन साइकिल्स का इम्पैक्ट यूजुअली सबसे पहले और सबसे प्रोमिनेंटली होता है, इसीलिए हम इनको डीप सिक्लिकल्स भी बोलते हैं। इन बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स के प्राइसेस डिमांड, सप्लाई और कंपटीशन से डायरेक्टली ड्रिवन होते हैं, इसलिए इनके फाइनेंशियल्स डीप सिक्लिकलिटी एग्जिबिट करते हैं। इसके बाद आते हैं मॉडरेट सिक्लिकल्स, जैसे कि ऑटो और फाइनेंशियल सर्विसेज। इनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं, और इनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एसेंशियल तो होते हैं बट एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं होते। तो इकोनॉमिक स्लोडाउन में इनकी डिमांड इंपैक्ट हो सकती है। और फिर लास्ट में आते हैं लो सिक्लिकल्स, या फिर जिनको डिफेंसिव सेक्टर भी बोला जाता है, जैसे कि एफएमसीजी और फार्मा। इन बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ज्यादातर लोगों के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल होते हैं। मतलब इकोनॉमी चाहे जैसा भी कर रही हो, ज्यादातर लोग खाना और दवाई लेना तो नहीं छोड़ेंगे ना। इसलिए इकोनॉमिक साइकिल्स का इम्पैक्ट इन बिजनेसेस पे यूजुअली सबसे कम देखा जाता है। चलिए अब देखते हैं कि डिपेंडिंग ऑन वेयर वी आर इन एन इकोनॉमिक साइकिल, कौन से सेक्टर्स यूजुअली ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि एज अ थंब रूल इकोनॉमिक स्लोडाउन में डिफेंसिव सेक्टर्स आउट परफॉर्म करते हैं, और उसमें भी ये देखा गया है कि लार्ज कैप कंपनीज बेटर परफॉर्म करती हैं देन स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स। इकोनॉमिक रिकवरी के पीरियड्स में यूजुअली मॉडरेट सिक्लिकल्स जैसे कि आईटी, ऑटो, बैंक्स और मेटल्स अच्छा करते हैं, और हाई ग्रोथ पीरियड्स में यूजुअली डीप सिक्लिकल्स, और वो भी स्मॉल और मिड कैप के स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स और फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम इस वक्त किस फेज में हैं। इसके लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, बिजनेस कंडीशंस और मार्केट कंडीशंस को असेस करना होगा। मैक्रो इकोनॉमिक डेटा में आप ये असेस करने की कोशिश करिए कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है या घट रही है, लोग नेसेसिटीज पे स्पेंड कर रहे हैं या लग्जरीज पे, जनता को काम मिल पा रहा है या नहीं, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है या घटा रहा है। बिजनेस डेटा की बात करें तो आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि बिजनेसेस केपेक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं या कॉस्ट कट्स की, फैक्ट्रीज की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रही है या घट रही है, लोन्स इजीली मिल पा रहे हैं या नहीं, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है।
और मार्केट डेटा की बात करें तो आप ये चेक कर सकते हैं कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट बुलिश है या बेरिश। इन्वेस्टर्स लार्ज कैप स्टॉक्स को फेवर कर रहे हैं या स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स को। इन्वेस्टर्स ग्रीड में हैं या फेयर में। ग्रोथ स्टॉक्स की डिमांड ज्यादा है या वैल्यू स्टॉक्स की। अब बस इसी सब के कॉम्बिनेशन से आप अपनी खुद की सिक्लिकल इन्वेस्टिंग की प्लेबुक को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप सबके लिए अभी तक के डिस्कस सभी पॉइंट्स को समराइज कर देता हूं और साथ में ही कुछ सजेशंस देता हूं अबाउट हाउ टू इम्प्लीमेंट योर सिक्लिकल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि मार्केट्स आर अ लॉट मोर सिक्लिकल देन वी थिंक, इसलिए एज एन इक्विटी इन्वेस्टर यू कैन नॉट अवॉइड सिक्लिकल्स। सिक्लिकल्स को समझने में ही आपकी भलाई है, फिर चाहे आप बिल्कुल ही डीप सिक्लिकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहें या नहीं, ये आपके ऊपर है और आपके टेम्परामेंट और रिस्क टेकिंग एबिलिटी के ऊपर है। फिर हमने देखा कि कैसे एज इक्विटी इन्वेस्टर्स हमें सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट साइकिल्स नजर आती हैं, पर उसके पीछे कितनी सारी प्रीसीडिंग और पैरेलल साइकिल्स चल रही होती हैं उनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक साइकिल्स, इन्फ्लेशन साइकिल, इंटरेस्ट रेट साइकिल, क्रेडिट साइकिल, प्रॉफिटेबिलिटी साइकिल और केपेक्स साइकिल। फिर हमने ये सीखा कि सभी बिजनेसेस सिक्लिकल तो होते हैं, लेकिन उनकी सिक्लिकलिटी की इंटेंसिटी 3 में से एक लेवल की हो सकती है। डीप सिक्लिकल्स जैसे कि कमोडिटीज, मॉडरेट सिक्लिकल्स जैसे कि ऑटो और फाइनेंशियल सर्विसेज, और लो सिक्लिकल जैसे कि एफएमसीजी और फार्मा। चौथा पॉइंट है अबाउट टाइमिंग। आपकी किसी पर्टिकुलर सेक्टर में एंट्री और एग्जिट जनरली इकोनॉमिक कंडीशंस पे डिपेंड करेगी एंड यू डोंट हैव टू बी एग्जैक्टली राइट विद योर टाइमिंग, यू कैन जस्ट बी अप्रोक्सीमेटली राइट। आप ऑलमोस्ट कभी भी एग्जैक्टली ट्रफ या बॉटम पे एंट्री और एग्जैक्टली पीक पे एग्जिट नहीं ले पाएंगे, you just have to be directionally right। फिर हमने देखा कि इकोनॉमिक साइकिल्स, बिजनेस साइकिल्स और मार्केट सेंटिमेंट साइकिल्स एक दूसरे की मोहताज हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो एक नीट एंड क्लीन तरीके से एक दूसरे को फॉलो करें। हो सकता है कि किसी स्टॉक का पीक प्राइस उसके पीक रिजल्ट से पहले आ जाए या ट्रफ या लोएस्ट प्राइस उसके वर्स्ट रिजल्ट से पहले आ जाए। फिर हमने जाना कि सिक्लिकल इन्वेस्टिंग एक हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी है, और वो इसलिए क्योंकि अक्सर सिक्लिकल स्टॉक्स वॉलेटाइल होते हैं और अक्सर ऐसे स्टॉक्स में बेस्ट रिटर्न्स के लिए आपको स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। द नंबर 1 प्लेयर मे नॉट गिव यू द नंबर 1 रिटर्न्स इन दैट सेक्टर, यू मे हैव टू लुक एट नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 प्लेयर्स इंस्टेड। सातवां पॉइंट है सिक्लिकल्स की लेंथ के बारे में। ये जरूरी नहीं है कि जो कमोडिटी साइकिल की लेंथ पहले 5 साल हुआ करती थी वो आज भी 5 साल तक चले। इनफैक्ट साइकिल्स आर गेटिंग स्मॉलर बिकॉज सेंट्रल बैंक्स एंड बिजनेसेस आर क्विक टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग मैक्रो डायनेमिक्स। अगला पॉइंट है अबाउट वैल्यूएशंस। देखिए, फंडामेंटली सिक्लिकल इन्वेस्टिंग इज अ लॉट अबाउट रिवर्जन टू मीन। इकोनॉमीज बढ़ती हैं फिर नॉर्मलाइज होती हैं, गिरती हैं फिर नॉर्मलाइज होती हैं। सिमिलरली स्टॉक्स के वैल्यूएशन मैट्रिक्स भी बढ़ते हैं फिर नॉर्मलाइज होते हैं और गिरते हैं फिर से नॉर्मलाइज होते हैं। ऑप्टिमिज्म के टाइम पे शेयर प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ से भी और पी मल्टीपल्स के बढ़ने से भी ऊपर जाएगा, और पेसिमिज्म में इसका बिल्कुल उल्टा होगा। तो कीप अ क्लोज आई ऑन नॉर्मलाइज्ड लेवल्स ऑफ थिंग्स, of mean valuation multiples, mean operating margins, mean capacities, etc. फिर हमने देखा कि कैसे you will have to keep your eyes open for changes in macro data and what are the broad level questions to ask. For this, you have to be a regular reader and good observer. As a 10th point, मैं आपको बताना चाहूंगा कि cyclical investing एक तरह से contrarian investment approach है। For example, जब आपको दिखे कि कंपनीज capex expansion के plans बना रही हैं, a cyclical investor would actually plan to exit from there on, क्योंकि चांसेस आर कि अब इस सेक्टर के करंट ग्रोथ फेज का पीक आने वाला है। एंड लास्टली, अगर आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक आए हैं तो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देके जाना चाहूंगा फॉर सिक्लिकल इन्वेस्टिंग एज अ थैंक यू टोकन। सबसे पहले तो आप मैक्रो ट्रिगर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करिए, स्पेशली उन सेक्टर्स या कंपनीज में जहां इन्वेस्टर्स का पेसिमिज्म लेवल बहुत ज्यादा हो चुका है। फिर आप उस सेक्टर्स के पास्ट साइकिल्स को स्टडी करिए। ये देखिए कि लास्ट टाइम जब ऐसे मैक्रो ट्रिगर्स थे तब इस सेक्टर्स की कंपनीज ने और इन्वेस्टर्स ने कैसे बिहेव किया था। इसके बाद आपको इस सेक्टर के प्रोडक्शन डेटा और डिमांड सप्लाई के डेटा के बारे में पढ़ना है। ये देखना है कि डिमांड बढ़ रही है या नहीं, प्रोडक्शन बढ़ रही है कि नहीं। इसके लिए आप इस सेक्टर की कुछ कंपनीज के क्वार्टरली प्रेजेंटेशंस और कॉल ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये देखना है कि इन प्लेयर्स की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किस लेवल पे चल रही है, और फिर ये देखना है कि उसके लिए इन प्लेयर्स के केपेक्स प्लान्स क्या हैं। फिर आपको इन प्लेयर्स के प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स का ट्रेंड देखना है। आप लो मार्जिन्स के लेवल पे स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं और जब मार्जिन्स बढ़ने लग जाएं तब आप एग्जिट कर सकते हैं। Another reason to call this approach contrarian। उसके बाद आप एक नजर वैल्यूएशन लेवल्स पे दौड़ाइए।
पी रेशियो में फ्लक्चुएशंस का पैटर्न नहीं समझ आ रहा है तो आप पी बाय बी यानी प्राइस टू बुक रेशियो देख सकते हैं, विच कैन एक्ट एज अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट फॉर यू टू जज वेदर अ स्टॉक इज करेंटली अंडरवैल्यूड और ओवरवैल्यूड। At this point, you should have a list of stocks within your identified theme. अब इस लिस्ट में से 4-5 स्टॉक शॉर्टलिस्ट कीजिए जो इस थीम में सबसे क्लोजली प्ले आउट करते नजर आ रहे हैं। इस पॉइंट पे आपको इन 4-5 कंपनीज में डीप डाइव करना है, स्टार्टिंग विद बैलेंस शीट। इनके डेट लेवल और लिक्विडिटी लेवल चेक कीजिए, और अगर आप कर सकते हैं तो इनका स्ट्रेस टेस्ट कीजिए कि अगर यहाँ से सेल्स X% और गिर गई और मार्जिन Y% और गिर जाते हैं तो क्या ये कंपनी 1-2 साल और सरवाइव कर सकती है। ऐसा करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके खरीदते ही इकोनॉमिक साइकिल का अप ट्रेंड शुरू हो जाए। हो सकता है कि यू वुड हैव टू होल्ड ऑन फॉर अ फ्यू क्वार्टर्स बिफोर थिंग्स टर्न। आफ्टर ऑल यू बॉट दिस स्टॉक व्हेन द परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में सिक्लिकल प्ले करना चाहते हैं तो बिफोर यू टेक अ पोजीशन इन अ स्टॉक maybe you will have to wait for some of its competitors to go bankrupt। अब जब आपने एक hypothetical stress test रन कर लिया है और आपको लगता है कि आपकी टारगेट कंपनी थोड़ा और डाउनसाइड सरवाइव कर सकती है, तो अब आप इस स्टॉक में थोड़ा थोड़ा ऐड करना शुरू कर सकते हैं, और जैसे ही रेवेन्यूज प्रॉफिटेबिलिटी एक ट्रफ पे आने लगे यू कैन ऐड मोर। और फाइनली द $1 million क्वेश्चन, एग्जिट कब करें। तो देखिए इसमें भी थोड़ी कॉन्ट्रेरियन अप्रोच है। इसमें यू कैन स्टार्ट एग्जिटिंग व्हेन यू स्टार्ट सीइंग सम साइंस ऑफ रिड्यूसिंग वैल्यूएशंस which can be a leading indicator of peaking profits, and that's really it। That is the A to Z of cyclical investing। बिल्कुल एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियोस थोड़े से लंबे जरूर हो जाते हैं, बट यू कैन इमेजिन इन्वेस्टिंग ढंग से समझने और करने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। तो लर्निंग बढ़ाते रहिए, अर्निंग अपने आप बढ़ने लगेगी। नमस्कार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.